Hi there, this is Dr. Payal Chobe. Today I am going to give you certain tips for the home care for the mother after C-section delivery or a normal delivery at home. फर्स्ट ऑफ ऑल जब न्यूबॉर्न बेबी और मदर फर्स्ट टाइम घर पे आते हैं तो केयर क्या लेनी चाहिए, उनको कैसा रखना चाहिए, इसके बारे में आप क्या टिप्स देंगे? देखिए, चाइल्ड बर्थ ये किसी भी फीमेल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है लाइफ में, बिकॉज उसको मदरहुड का एक बहुत बड़ा खिताब नेचर दे चुका होता है. सो दिस इज़ अ सेलिब्रेशन टाइम फॉर बोथ द फैमिलीज, आई मीन द husband's family as well as the wife's or the mother's family also. So whenever the child is child along with the mother comes home, तो सबसे पहले एक टिप मैं ऐसा देना चाहूँगी उनको कि उनके लिए एक डेडिकेटेड रूम होनी चाहिए जहाँ पे वो बच्चा और मदर रहें, so that they get more comfort, they are in the comfort zone and they have a good bonding between both of them. This is very important. एंड उनका ब्रेस्ट फीडिंग जो है एक रूटीन वो अच्छे से इस्टेब्लिश होगा, उसको प्रिवेसी मिलेगी मदर को टू हैव ब्रेस्ट फीडिंग. एंड मैं चाहूँगी कि वो रूम में क्रेडल ना हो. द बेबी आइडियली शुड बी केप्ट ऑन द बेड वेयर द मदर स्लीप्स अलॉन्ग विद द मदर. इससे हमें 2-3 एडवांटेजेस हैं. ब्रेस्ट फीडिंग बहुत जल्दी इस्टेब्लिश होता है बिकॉज जो मिल्क सिक्रीशन है मदर के पास जब बच्चा होता है तो उसको सिक्रीशंस बहुत जल्दी आने लगते हैं और अच्छे से आने लगते हैं. प्लस शी हैज़ एन ईज टू पिक अप द बेबी वेन एवर शी वॉन्ट्स फॉर फीडिंग. देन थर्डली वेरी इंपॉर्टेंट इज रूमिंग इन, जिसको हम लोग पढ़ते हैं हमारे सब्जेक्ट में. रूमिंग इन बहुत अच्छे से होता है, इमोशनल बॉन्डिंग बहुत अच्छे से डेवलप होती है दोनों में. और बेबी और मदर का टेम्परेचर, बेबी का टेम्परेचर बेसिकली इज मेंटेन्ड इफ द बेबी इज स्लेप्ट अलॉन्ग विद द मदर. सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टिप. उस रूम में अक्सर बहुत लोगों ने जाना आना नहीं चाहिए. यदि वो उस रूम में प्रवेश करे, एंटर करे, तो उन्होंने अपने जो फुटवेयर है वो बाहर निकालने चाहिए. इससे हमारे मदर और बेबी के लिए चांसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा कम होंगे. और उस रूम को बकायदा 2 बार अच्छे से क्लीन और मॉप होना चाहिए, वेट मॉपिंग होना चाहिए. सो दिस इज द टिप आई वांट टू गिव टू ऑल द मदर्स आउट देयर. न्यू मदर्स के लिए ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में आप क्या टिप्स देंगे? अगेन ये बहुत अच्छा सवाल है. जब भी कोई लेडी डिलीवर होती है नॉर्मल डिलीवरी से तो ऑन एन एवरेज वो सेकेंड या थर्ड डे पे घर आती है. और अगर सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी होती है तो ऑन एन एवरेज 4th या 5th डे पे डिलीवर होती है. गायनेकोलॉजिस्ट हम लोग जब होते हैं तो वी ट्राई टू इनिशिएट ब्रेस्ट फीडिंग एज अर्ली एज पॉसिबल. लेकिन वो जो एक ड्रिल होता है मदर और बेबी का टू इस्टेब्लिश द ब्रेस्ट फीडिंग, वो ड्रिल अक्सर खुद को एडजस्ट करने के लिए, बेबी को एडजस्ट करने के लिए एक 15 से 20 दिन लगता है. सो ये जो पीरियड होता है, ये जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पीरियड होता है, ये पीरियड आपका अक्सर घर पे ही होता है. और ये पीरियड में बहुत बार पेशेंट्स डिस्चार्ज होने के बाद मैसेज करते हैं या पूछते हैं डॉक्टर्स को, या फॉलोअप में आने के बाद पूछते हैं कि डॉक्टर आई एम नॉट कंफर्टेबल फीडिंग द चाइल्ड, और आई वॉन्ट टू फीड द चाइल्ड बट द बेबी इज नॉट लैचिंग ऑन टू माई ब्रेस्ट. मतलब वो पी नहीं पा रहा है अच्छे से, तो मैं क्या करूँ? सो द टिप फॉर दिस इज यू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम विथ योर बेबी. बेबी को बहुत रोने मत दो जब उसको फीड करना है. और आप ब्रेस्ट में जब उसको लगाएंगे, उसको लैचिंग करने के लिए लगाएंगे, तो उसका हेड और आपका जो ब्रेस्ट का एक जो फिजिक्स होता है दैट हैज़ टू बी प्रॉपरली प्लेस्ड सो दैट फीडिंग इज एस्टैब्लिश्ड इन अ बेटर वे. टिप नंबर 2, ब्रेस्ट मिल्क ऑलवेज हैज़ फोर मिल्क एंड हाइंड मिल्क. फोर मिल्क मतलब जो शुरुआत का दूध होता है वो वाटरी होता है, पानी ज़्यादा होता है उसमें, तो उसमें कैलोरिक रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है. और जो हाइंड मिल्क होता है वो थोड़ा फैटी होता है. एंड ह्यूमन मिल्क इज एनालॉगस टू काउस मिल्क. काउ का मिल्क भी इसी तरह होता है. तो मेक श्योर कि आपका बच्चा जब दूध पिए
तो वो एक ब्रेस्ट या एक स्तन से कम्प्लीटली पीने के बाद ही आप उसको दूसरे ब्रेस्ट पे रखें, तो उससे उसका कैलोरिक रिक्वायरमेंट और वाटर रिक्वायरमेंट अच्छे से फुलफिल होगा। देन ब्रेस्ट फीडिंग आइडियली शुड बी डन एवरी 2 आवरली, 2 to 3 आवरली। और अगर बच्चा अच्छे से दूध पिया तो वो अच्छे से सोएगा। अक्सर ऐसे पाया जाता है कि बच्चा दूध पीने के बाद एक आधे घंटे से देन मतलब यूरिन पास करेगा या मोशन पास करेगा, तो इसकी तरफ भी हमारा ध्यान बहुत अच्छे से होना चाहिए। दिस विल गिव अस द क्लू कि द बेबी इज वेल हाइड्रेटेड एंड वेल फेड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रेस्ट फीडिंग एक ऐसी चीज़ है कि जो चलती रहती है पोस्ट डिलीवरी। सो अपना खुद का हाइजीन, ब्रेस्ट का हाइजीन कैसे रखना चाहिए कि जिसके कारण हमारे बच्चे को कोई इन्फेक्शन ना हो। बिकॉज बच्चे के मुंह में आपका वो निपल जाने वाला है, तो वो एरिया शुड बी स्टराइल। तो उसके लिए आपने उसको टाइम टू टाइम वॉश करना चाहिए प्लेन वाटर से, जिसके कारण उसको इन्फेक्शन ना हो जो ओरल थ्रश के रूप में दिखता है। खाना पीना आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका खुद का वाटर इनटेक अच्छा होना चाहिए, जिसके कारण आपको ब्रेस्ट फीडिंग अच्छे से हो। निपल प्रॉब्लम्स भी अक्सर पाए जाते हैं, जैसे रिट्रैक्टेड निपल, जिसमें निपल्स आर नॉट इरेक्ट। तो ये यूजुअली ऐसा प्रॉब्लम गायनेकोलॉजिस्ट की तरफ से हो नहीं सकता, बिकॉज बिफोर द लेडी इज गिवन अ चांस इधर टू डिलीवर नॉर्मली, और अगर वो नॉर्मल डिलीवर नहीं हो रहा, सी सेक्शन अगर है, तो यूजुअली निपल एग्जामिनेशन इज अ पार्ट ऑफ अ गायनेक एग्जामिनेशन। और यदि अगर सेमी रिट्रैक्टेड निपल है तो अक्सर पेशेंट्स को ऐसा एडवाइस दिया जाता है कि बिफोर फीडिंग वो निपल को थोड़ा सा ऊपर खींचे ताकि वो इरेक्ट हो और ब्रेस्ट फीडिंग पे उनको हेल्प हो। सेकेंडली, क्रैक्ड निपल्स का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्रैक्ड निपल्स यूजुअली जब दूध वहाँ पे रहता है या बेबीज को जब दांत आने लगते हैं या उनके गम्स बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, तो उसके कारण क्रैक्ड निपल्स आते हैं। सो होम रेमेडी फॉर दिस इज हाइंड मिल्क, जैसे मैंने आपको पहले बताया, इज रिच इन द फैट कंटेंट। सो उसी मिल्क को अगर आपने निपल पे रब करा और छोड़ दिया, दैट इज वन होम रेमेडी। सेकेंड इज यू कैन अप्लाई मिल्क क्रीम और मलाई ओवर इट और घी, लेकिन फीड करने के पहले आप उसको अगर पानी से पोंछ लो तो दैट ऑल्सो इज हेल्पफुल। पोस्ट डिलीवरी जो भी स्किन प्रॉब्लम्स होती है और स्ट्रेच मार्क्स आते हैं, उसको कैसा डील किया करना? डिलीवरी और प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी लेडी को एक्चुअली बहुत ज़्यादा चेंज कर देती है। सो आई ऑफन टेल माई पेशेंट्स मेनी टाइम्स इट इज़ अ बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर दैट अ पेशेंट हैज़ टू सी। बट आजकल कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी काफ़ी हेल्प करता है। कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी का मतलब ये नहीं कि आप किसी प्लास्टिक सर्जन को कंसल्ट करें, नहीं। There are certain remedies to combat all these problems. So one should understand that there's a lot of skin stretching to accommodate the growing uterus, right? And then sudden relaxation. So there are stretch marks. हम लोग during the antenatal clinic, during the pregnancy only, we usually start the usage of either bio oil or olive oil, pure olive oil, or any stretch mark cream जिसको आप लगाने से वो उसका जो आना है वो कम होगा। स्ट्रेच मार्क्स आर नॉर्मल, दे आर गोइंग टू कम, दे विल ओनली कम ईदर इन अ लाइटर फॉर्म और दे विल कम इन अ डार्कर फॉर्म। एंड स्ट्रेच मार्क्स डू नॉट गो कम्प्लीटली, दे जस्ट फेड अवे विथ टाइम। तो आपने इसका जो लगाना है, इसको डिलीवरी के बाद भी आपने एटलीस्ट 1 साल तक लगाना है, ये सब चीज़ें या इनमें से कोई चीज़ जिसके कारण आपके स्ट्रेच मार्क्स चले जाए। सेकेंड स्किन प्रॉब्लम जो अक्सर हमें दिखता है कि स्लीप डिप्राइवेशन बहुत होता है पोस्ट डिलीवरी, बिकॉज मदर इज आइदर फीडिंग द बेबी और शी इज नर्सिंग द बेबी, मतलब उसके नैपी बदलो या फीड करो, तो उस बेचारी का स्लीप साइकिल पूरा डिस्टर्ब्ड होता है। ऑल्सो बेबी का स्लीप साइकिल मदर के स्लीप साइकिल के साथ मैच नहीं होता फॉर एटलीस्ट फर्स्ट 3 to 4 months। तो जब रात को मदर को सोना होता है तो बेबी जाग जाग के दूध मांगता है, और जब दिन में बेबी सोता है तो मदर कैन नॉट स्लीप। तो इसके लिए एक टिप आपको स्किन प्रॉब्लम के लिए मैं दूंगी कि आप ऑलिव ऑयल अगर आपके अंडर आईज में लगाएं और हल्का फेशियल मसाज करें उसके साथ, तो आपको ये दिस इज अ होम रेमेडी कि जिसके कारण आपको अंडर आई सर्कल्स नहीं रहेंगे।
आफ्टर डिलीवरी आप क्या डाइट टिप्स देंगे और मेंटल फिटनेस के लिए क्या करना चाहिए, और लूज टमी जो है उसके लिए एक्सरसाइज कौन से रिकमेंड करेंगे? Diet, since the mother is constantly breastfeeding, so she gets hungry many times. I would not say कि you just have lunch or dinner. ये टाइम में आपने ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा वेट बहुत बढ़ चुका है, यदि बढ़ा है तो, या मैंने डाइटिंग करना चाहिए. यू शुड हैव 6 मिनी मील्स. आप सब चीज़ें खा सकते हो डाइट में जो आप अदरवाइज कंफर्टेबल हो खाने के लिए. खाने में कोई परहेज नहीं है. इनफैक्ट आप पपीता भी खा सकते हो. सेकेंड, मिल्क का प्रमाण भी आपने बढ़ाना चाहिए. इंडियन सोसाइटी में हम अक्सर लड्डूस बहुत देते हैं. वी आर वेरी फॉन्ड ऑफ लड्डूस, राइट. जैसे हम गोंद के लड्डू, या जिसको मराठी में हम टिन के लड्डू बोलते हैं, सौंफ के लड्डू दिए जाते हैं, देन मेथी के लड्डू दिए जाते हैं. तो ये लड्डू खाने चाहिए बिकॉज ये आपको काफ़ी सारा कैलोरिक रिक्वायरमेंट और फैट रिक्वायरमेंट देगा जो ज़रूरी है. देन दूध, जैसे हमने बोला, आप आइडियली शतावरी दूध में डाल के ले सकते हो दिन में 2 बार. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मेंटल हेल्थ और टू हैव लॉट ऑफ पॉजिटिविटी ड्यूरिंग दिस टाइम. सी, प्रेगनेंसी एंड पोस्ट डिलीवरी, ये आई थिंक फीमेल्स आर ब्लेस्ड टू हैव दिस बिकॉज ये आपको सबसे ज़्यादा मेंटली टफ बनाता है एज कम्पेयर टू द मेल काउंटरपार्ट्स. बिकॉज टू अंडरगो डिलीवरी, then to take care of the newborn, to feed the newborn, and to be completely with that newborn really gives you a very hard time many a times. Because अगर आप career woman हो तो आपके career में एक बहुत बड़ा सा speed breaker लगता है. I would say just a speed breaker, or if I have to say a comma, it's not a full stop because you can just bounce back later. And हमने ये समझना चाहिए सबसे पहले कि okay, this is a transient period, this is not going to stay with me forever. लेकिन ये टाइम का, ये वक्त का मैंने सबसे ज़्यादा उपयोग कैसे करना चाहिए? ये वक्त का मैंने उपयोग अपने बच्चे के साथ अपने बॉन्डिंग के लिए करना चाहिए. और खुद को जो रिलैक्सेशन टेक्निक्स है, अगर आप अच्छा पढ़ती हैं तो आपने पढ़ना चाहिए, अगर आपकी कोई हॉबी है तो आपने वो करना चाहिए. देन डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बिल्कुल करने चाहिए बिकॉज आपके हार्मोनल चेंजेस की वजह से अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा होने वाले हैं. तो वो आपने काउंटर एक्ट करने के लिए आपने डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज या योग निद्रा, आजकल हमें काफ़ी सारे योग निद्रा के क्लिपिंग्स मिलते हैं, आपने वो फॉलो करना चाहिए जिसके कारण आपका मेंटल पॉजिटिविटी अक्सर बना रहे. बिकॉज इफ़ यू आर पॉजिटिव, योर बेबी ऑल्सो विल बी पॉजिटिव विथ यू. देन कमिंग ऑन टू द एक्सरसाइज पार्ट. एक्सरसाइज, यू शुड नॉट थिंक कि मेरा शेप बदल गया है बॉडी का, मेरा पेट बहुत लूज हो गया है. Again, this is a transient time and you can again bounce back with all the normalcy and all the normal shape of your body provided you take precautions and you take measures for it. ये वक्त नहीं है कि आपने उसको बेल्ट लगा के और स्ट्रेच मार्क्स बढ़ाने चाहिए. Rather, after 3 months you can consult your gynecologist and start doing certain abdominal exercises जिसके कारण आपका abdominal tone आ जाएगा. One more tip before I forget is आयरन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड जो हम ले रहे हैं प्रेगनेंसी में वो सडन बंद नहीं करना चाहिए. बिकॉज पहले 3 से 4 महीना पोस्ट डिलीवरी ये आपके बेबी को दूध के माध्यम से जाएगा जिसके कारण उसका आयरन रिक्वायरमेंट, कैल्शियम रिक्वायरमेंट मीट होगा. प्लस अगर आप ये नहीं करेंगे तो बेबी आपके बॉडी का वो सक कर लेगा और आपको डेफिशिएंसी बैठ सकती है. तो ये आपने कम से कम 4 महीना तो भी लेना चाहिए. थैंक यू. मुझे लगता है मैंने काफ़ी सारे टिप्स कवर करे हैं. यदि अगर आपको कुछ प्रश्न है, क्वेश्चन है तो प्लीज़ फील फ्री टू राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई गेट बैक टू यू. थैंक यू. टेक केयर.